पहचान और शिव भक्तों को लेकर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी भी ने पलटवार किया है। कांवड़ मार्ग में मालिकों के नेम प्लेट लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम, एसपी खाना, स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूछा है कि आखिर क्यों पहचान छिपाने वालों की पैरवी की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर हिंदू त्योहारों में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है कि अपना नाम न छिपाए। देखिए, इस्लाम धर्म में मैंने देखा है 2 साल का, 3 साल का बच्चा भी टोपी लगा के चलता है, किसी को आपत्ति नहीं है। मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, टोपी लगाता है। तो फिर दुकानदारी में, ठेले पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे नाम और अपने वर्ग को, अपनी पहचान को क्यों छिपाना? आखिर तुष्टीकरण की राजनीति करते करते तुम कहाँ तक जाना चाहते हो? अब जब कांवड़ यात्रा का समय आता है और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ में जल भर के भोले बाबा को जल चढ़ाने का काम करते हैं, तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार से श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुँचाना और इस तरह के व्यंग कसना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने जैसा है। उधर शिवपाल यादव ने कांवड़ विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जानबूझकर कांवड़ यात्रा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जानबूझ करके ये सरकार, जानबूझ करके सरकार ऐसा काम कर रही है। जैसे तो स्वतंत्र है, संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं। इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने और पहचान को लेकर जारी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात खंडवा से आई खबर की, जहां एक श्रद्धालु को ढाबे पर वेज खाने की मांग करना महंगा पड़ गया, क्योंकि उसे वेज के नाम पर नॉन वेज परोस दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बार बार ढाबा संचालकों की ओर से ऐसी लापरवाही क्यों? रिपोर्ट देखिए। मांगा वेज, मिला नॉन वेज। टमाटर की सब्जी में मटन का पीस। आस्था से खिलवाड़, हिंदू संगठन का बवाल। देश में इन दिनों एक बड़ा बहस का मुद्दा खाने में शुद्धता को लेकर है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस बीच कांवड़ियों को साफ शुद्ध खाना मिले, इसके लिए दुकानदारों को पहचान बताने के लिए बोर्ड लगाना जरूरी होगा। लेकिन अगर पहचान बताने के बावजूद श्रद्धालुओं को खाने में वेज की जगह नॉन वेज परोसा गया तो आखिर क्या होगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के खंडवा से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्री दादाजी मंदिर निशान लेकर जा रहे थे।
श्रद्धालुओं को ढाबे पर नॉनवेज परोसा गया। ढाबे पर खाना खाने रुके श्रद्धालुओं के सेव टमाटर की सब्जी में चिकन का टुकड़ा मिला। ये देख श्रद्धालु भड़क गए और इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ढाबे पर आकर जमकर हंगामा किया। ये राजवीर ढाबे की घटना है, जो कि एक जत्था दादाई दरबार में निशान चढ़ाने हेतु आया था, जो कि निशान लेके पद यात्रा करते हुए बोरगांव से खंडवा दादाजी मंदिर जा रहा था, जो कि रास्ते में राजवीर ढाबा था। तो भोजन करने के लिए यहाँ पर कुछ यात्रीगण का जत्था रुका है, जिनने यहाँ पर वेज खाना मांगा और वेज खाने के अंदर यहाँ पर मांस के टुकड़े परोसे गए हैं। हमारे हिंदू धर्म की आस्था को बार बार छिन्न भिन्न किया जा रहा है। किसी न किसी प्रकार से ये विधर्मी कैसे भी षड्यंत्र इनका चलाए जा रहे हैं। तो एसडीएम साहब से ये विशेष आग्रह है कि इसे जल्द से जल्द इस पे कोई उचित कार्रवाई करें और ऐसे पापियों को दोषी करार करते हुए जल्द से जल्द अंदर डालें। बजरंग दल का कार्यकर्ता जो है वो प्रत्येक दुकान ढाबे पर जाकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेगा और प्रशासन को बताएगा। वहाँ पर जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। अभी चर्चा हुई है, हमने मांग करी है कि उस पर रासुका लगे और अच्छे से अच्छी कार्रवाई हो। वहीं मामले में शिकायत के आधार पर ढाबा संचालक और रसोइये के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही ढाबे को भी सील कर दिया गया। उन्होंने पाया कि कुछ संदिग्ध इन्होंने तरीके से भोजन परोसा है, तत्काल ढाबे को सील किया गया। और क्योंकि एक धार्मिक भावना से लेके लोग आ रहे थे, तो थाना पंधाना में ढाबा संचालक और जो भोजन बनाने वाले परोसने वाले उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी आसपास के जो ढाबे हैं वहाँ पे गुरु पूर्णिमा तक किसी भी तरह के नॉन वेज का वहाँ पे न रखा जाए। मामला वाकई हैरान कर देने वाला है कि आखिर ये गलती बार बार क्यों, लोगों की धार्मिक आस्था और उनके धर्म के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। नागौर से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। रियामबड़ी में खनन माफिया और ग्रामीण आमने सामने आ गए। ग्रामीणों पर बजरी खनन माफियाओं ने गाड़ी तक चढ़ा दी है। 5 घायल बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमला किया है। तो नागौर से ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि खनन माफिया किस तरीके से लगातार कभी पुलिस से झड़प कर रहे हैं तो कभी ग्रामीणों से झड़प कर रहे हैं। रियामबड़ी में खनन माफिया और ग्रामीण आमने सामने आ गए। ग्रामीणों पर ये देखिए हिम्मत बजरी खनन माफियाओं की उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। 5 लोग घायल तक हुए हैं और लाठी डंडों से तक हमला किया गया है ग्रामीणों पर। घायलों को फिलहाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन इस बीच ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि वो पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ इन खनन माफियाओं की मिलीभगत है और इसीलिए कोई एक्शन नहीं होता। लिहाजा अब इनकी यूपी में बलरामपुर के जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 100 करोड़ के इस फकीर की कहानी जांच एजेंसियों को भी हैरान कर रही है। बाबा के गैंग पर 100 करोड़ से ज्यादा के विदेशी लेन देन, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। ईडी ने जांच शुरू कर दी है और अब बाबा की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स और नेटवर्क की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी गई है। ईडी के रडार पर जलालुद्दीन की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग। क्या है झांगुर बाबा के नेटवर्क की कहानी? जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस एक एक किरदार की तलाश में जुटी है, लेकिन उससे पहले इस अवैध धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले में प्रवर्तन निदेशालय की छाया भी पड़ चुकी है, क्योंकि सबूत बता रहे हैं कि जलालुद्दीन जिस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था, उस नेटवर्क में 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग की खबर है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए 40 से ज्यादा संस्थाएं बनाई गई। उन्हीं संस्थाओं के नाम पर 40 बैंक अकाउंट से विदेशी फंडिंग का खेल किया गया।
जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा के अवैध धर्मांतरण के मामले में ईडी की तो एंट्री हो सकती है और इस पूरे मामले में एनआईए की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला विदेशी फंडिंग, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ईडी के बाद एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। मेरे पास इस वक्त वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी विदेशों से जो पैसे आए हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर आप देखिए 16 करोड़ का जिक्र है। ये 16 करोड़ जो है पुणे में जो है, यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत लोनावला, तहसील मावल, जिला पुणे में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। यानी ये जो विदेशों से फंडिंग आता था, उस फंडिंग से जो है ये लगातार प्रॉपर्टीज वगैरह भी ये गैंग खरीदता था। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय छांगुर बाबा की संपत्तियों की जांच के लिए अब सारा ब्यौरा एटीएस से ले रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठियों और लग्जरी गाड़ियों का हिसाब किताब क्या है। यूपी में अवैध धर्म परिवर्तन के इस बड़े रैकेट की शुरुआत तब उजागर हुई जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने इसका भंडाफोड़ किया। गोपाल राय खुद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के गोंडा स्थित घर पहुंचे और वहां से मिले फर्जी दस्तावेजों और धर्मांतरण से जुड़े कागजात प्रशासन के सामने रखे। शुरुआती जांच में पता चला कि छांगुर बाबा और उसके गैंग ने फर्जी संस्थाएं बनाई और इनके जरिए अवैध फंडिंग और धर्मांतरण का जाल बिछाया। अकाउंट नंबर और कई प्रदेशों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और 500 से कम इसके सदस्य नहीं हैं। और ये कमलेश तिवारी हत्याकांड जब हुआ था तो अभियुक्तों को छुड़ाने में भी इसकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही। इसी में चंदन गुप्ता की भी बात थी। अब ये जो इस्लाम राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, तो जिसकी सोच और 40 देशों से इसको फंडिंग जो हो रही थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। रेट कार्ड जो था, किसी भी तरह से हिंदू धर्म परिवर्तन कर ले, मुस्लिम समाज में आ जाए और इस्लाम राष्ट्र बनाने में योगदान हो जाए, वो कितने में सेट हो जाता था। लेकिन सबसे पहले 1-2 लाख रुपए तो ऐसे ही फेंक देता था अगला, बाद में फिर जरूरत कहता था जरूरत पड़े तो आ जाना। तो और लोग जाते थे कि भाई कुछ हमको बाबा देगा, तो लोगों को पैसा देते देते जब धर्म परिवर्तन की बात आती थी तो वो अपना शुरू हो जाता। ईडी को शक है कि विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए धर्मांतरण का ये खेल चलाया जा रहा था। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। जांच हो रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि गहन जांच होगी। तो जैसे महाराष्ट्र है, अब यूपी पुलिस अगर महाराष्ट्र जाए या वहाँ की पुलिस देखे, और कई प्रदेशों में ये बहुत बड़ा आतंकी फंड भी सब इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखने में सीधे साधे सब लोग थे और ये एक फकीर के पास जो है 500 करोड़ की हैसियत कहाँ से आ जाएगी, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये खुलासा का विषय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी उसके नाम या संस्थाओं के नाम पर करोड़ों की संपत्तियां हैं। जाहिर है ये एक बड़ी साजिश है जिसकी एक एक कड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल बचा हुआ है। विपक्ष इसे वोटरों को लिस्ट से बाहर करने की साजिश बता रहा है तो चुनाव आयोग सफाई दे रहा है। तस्वीर कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक घमासान छिड़ गया। बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन यानी मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ आरजेडी सांसद मनोज झा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आरोप है कि इससे लाखों लोग अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 24 जून से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें करीब 2 करोड़ 94 लाख लोगों से नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यही वजह है कि कई संस्थाएं और पार्टियां जैसे एडीआर, पीयूसीएल और टीएमसी भी इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल चुके हैं। इन सभी का कहना है कि अगर इस तरह की प्रक्रिया चली तो गरीब, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दलील ये भी है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कराना संदेहास्पद है और पक्षपाती लग रहा है। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि इससे चुनाव में धांधली या वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा सकती है।